अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 और 9 डिस्कस करेंगे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है और बायट-सावर्ट्स लॉ और एम्पेयर्स लॉ। चलें अपनी बात स्टार्ट करते हैं पहले मैग्नेटिक फील्ड से, और उसके लिए हम देखते हैं कि ये जो मैग्नेट है बेसिकली ये क्या होता है। मैग्नेट ऐसा एक मटेरियल है जो कि स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ और नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रुके जब उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाए। ठीक है, जो कि क्या करे जी, अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन, ठीक है, और उसके साथ साथ वो क्या करे जी, वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट करे, पॉइंट्स नॉर्थ साउथ, ठीक है, शुमाल जनूबन रुक जाए अगर उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाए। पॉइंट्स नॉर्थ साउथ व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, सस्पेंडेड फ्रीली, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेसिकली हम मैग्नेट, ठीक है। और इसकी जो पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मैग्नेट की जो पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है, इट्स पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो ये जो मैग्नेट्स हैं बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक जो है वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कौन से होते हैं, जो कि इनकी ओर्स से आते हैं, ठीक है, ओर्स, ठीक है। तो ओर्स से जो चीज हासिल होते हैं वो मटेरियल परमानेंट मैग्नेट होते हैं, कम्स फ्रॉम ओर्स, ठीक है, मादनियात से जो मिलते हैं। और इनको जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड टू मेक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं ना कि जिनका जो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया वो ज़्यादा होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। दूसरे जो हैं यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो एग्जांपल इनकी कोबाल्ट है, स्टील है, कोबाल्ट है, स्टील है, और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इसकी जो कि बाज़ात आ जाती है, एल्निको अलॉय है। अब बात कर लेते हैं किसकी जी, जो कि जिसको हम जो है टेम्पररी मैग्नेट भी कहते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब ये टेम्पररी मैग्नेट होता है, ये परमानेंट नहीं रहता। तो ये किस तरीके से होता है, आप जब क्या करते हैं जी, एक आपके पास जो है अगर रॉड हो, कंडक्टिंग रॉड हो, फ़र्ज़ कर लें ये रॉड है, इसमें से क्या करें जी, आप करंट पास करें, फ़र्ज़ कर लें ऊपर की तरफ इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट करने लग जाता है। तो इसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और ये जो है वो टेम्पररी मैग्नेट होता है, ठीक है जी, ये टेम्पररी मैग्नेट होता है। जैसे ही आप करंट रिमूव करेंगे तो ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वापस से ख़त्म हो जाएंगी, ये मैग्नेट नहीं रहेगा, ठीक है जी। देखिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है, लॉरेंस फोर्स, ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको एफएससी में बता चुका हूँ। अब जो हम पढ़ेंगे वो है लॉरेंस फोर्स एंड चार्ज टू मास रेशियो। इसके अंदर चंद एक चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स एंड चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो मैं आपको बताऊंगा जो कि डिस्कस करने वाली है। देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन या फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, और इलेक्ट्रॉन एमिट के होने के बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज अप्लाई किया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है जो यहाँ से निकल रहे हैं वो डिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन के ऊपर जाना है उन्होंने, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V अप्लाई किया होगा। ठीक है, अब होता ये है कि आप क्या करते हैं कि जब इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनकी डिफ्लेक्शन मालूम करनी है हमने, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिफ्लेक्शन एक जगह पे MCQ आया हुआ, तो डिफ्लेक्शन का हमें नहीं पता होता बेसिकली। तो डिफ्लेक्शन का मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कितने डिफ्लेक्ट होंगे, मतलब कितना कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्शन देखें, डिफ्लेक्शन जो है उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं जी किससे, Y से, और जो कि बराबर होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई इसकी लेंथ का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इस पर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो L है ये लेंथ ऑफ द प्लेट्स है। ठीक है, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होगा। ठीक है, V यहाँ पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ स्पीड ऑफ द पार्टिकल है V। ठीक है, और E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और M जो है वो मास है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। L जो है वो लेंथ ऑफ द प्लेट्स है, और यहाँ पे V जो है वो स्पीड ऑफ द पार्टिकल है। और बाकी E इलेक्ट्रिक फील्ड है, M मास है, ये तो चीज़ें आपको पता हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं यहाँ से कि चार्ज टू मास रेशो इस डिफ्लेक्शन की टर्म में कैसे लिख सकते हैं। चार्ज टू मास रेशो E/m डिफ्लेक्शन की टर्म में। ठीक है, पहले हम देख चुके हैं E/m इक्वल टू V/BR, या इसके डिफरेंट फार्मूलाज हम देख चुके हैं। अब देखते हैं डिफ्लेक्शन की टर्म में, जो कि बराबर होगा 2y यानी डिफ्लेक्शन E इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय L स्क्वायर और V स्क्वायर। तो ये चार्ज टू मास रेशियो का डिफ्लेक्शन की टर्म में आपके पास एक और फार्मूला आ गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। अब थॉमसन ऑपरेटर्स के ज़रिए ये मेजर की गई चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो जो है यहाँ से बराबर आई किसके जी, 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, जैसे आपने पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था उसी तरीके से अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, तो उसके गिर्द क्या एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब फर्ज कर लें ये एक करंट लूप है जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी डायरेक्शन में अपनी कर्ल ऑफ फिंगर्स कर लेंगे। ठीक है, तो कर्ल ऑफ फिंगर कर लेंगे, और कर्ल ऑफ फिंगर करने के बाद जो राइट हैंड का थंब होगा वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली होगा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से शो करते हैं, और इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन द लूप मल्टीप्लाई एरिया इन द लूप। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ लूप, जिस लूप में से करंट पास कर रहा है, और राइट हैंड रूल के ज़रिए इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके n नंबर ऑफ लूप्स हों, ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होगा वो किसके, म्यू इज इक्वल टू NIA। तो ये आपका जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। राइट हैंड रूल के ज़रिए इसकी डायरेक्शन आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक टार्क होता है उसको मैग्नेटिक मोमेंट की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं। मैग्नेटिक टार्क आप पहले भी देख चुके हैं, तो लेकिन आप मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में देखेंगे। मैग्नेटिक टार्क, तो मैग्नेटिक टार्क जो है वो बराबर होता है टार्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा, यानी टार्क इज इक्वल टू एम लिख रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिक टार्क है, म्यू क्रॉस बी मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। तो यानी हम कैसे कह सकते हैं कि अगर एक प्लेन हो, ये प्लेन है फर्ज कर लें, ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड और इसी के साथ ये अगर आपका है क्या जी, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान कोई एंगल बन रहा है थीटा, ये एक प्लेन है। ठीक है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा कौन जी, टार्क। टार्क इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो इन दोनों का प्लेन है, म्यू और बी का। ठीक है, तो ये भी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट करके, जैसे आप कहते हैं म्यू को बी की तरफ रोटेट करें तो क्या होगा, टार्क नीचे की तरफ होगा। ठीक है, बी को म्यू की तरफ रोटेट करें तो टार्क ऊपर की तरफ होगा। तो राइट हैंड रूल से जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते हैं वैसे ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब टार्क की वजह से जितना वर्क डन होगा वो देख लेते हैं क्या होगा। वर्क डन जो है वो यहाँ पे बराबर होगा W इज इक्वल टू म्यू बी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा नॉट। ठीक है, अब थीटा नॉट जो है वो इनिशियल एंगल है और थीटा जो है वो फाइनल एंगल है, यानी जिस एंगल पे आप रोटेट करके लेके गए हैं, म्यू को बी की तरफ या बी को म्यू की तरफ, तो उसके लिए वर्क डन जो है वो ये आपके सामने लिख दिया है। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि इम्पॉर्टेंट टर्म है, इससे सवाल आता है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के बराबर होती है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो बराबर आ जाएगी आपके पास माइनस म्यू डॉट बी के, क्योंकि म्यू बी कॉस थीटा बन रहा था ना वहाँ से, तो म्यू डॉट बी के। अब म्यू डॉट बी जो है अगर आपकी जो है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी वो देख लेते हैं। अगर बात करें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो वो कब होगी, जब इन दोनों के दरमियान, म्यू और बी के दरमियान जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ थीटा जो है वो बराबर आ जाएगी किसके, माइनस म्यू बी कॉज 180, कॉज 180 माइनस 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू बी, तो ये क्या आ जाएगी जी मैक्सिमम। अब बात करते हैं किसकी जी, मिनिमम की या ज़ीरो की। मिनिमम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा कितना होगा जी, ज़ीरो तो नहीं, मिनिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है, 0 90 पे हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जब होगा तो म्यू बराबर आ जाएगा किसके, कॉस 0 1 हो जाएगा और यू बराबर आ जाएगा माइनस म्यू बी के, जो कि क्या होगा मिनिमम होगा। अगर 0 चाहिए तो 0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 पुट करना पड़ेगा एंगल, तो कॉस 90 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम बायोट सावर्ट्स लॉ पे। एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, उस करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो बायोट सावर्ट्स लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। तो बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है, कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर अ करंट डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक है जी, कोई कंडक्टिंग रॉड है आप कह लो, फॉर अ करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होगा किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करने पे, ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी किसके, करंट के, ठीक है, और इफ़ेक्टिव लेंथ के। इसी तरीके से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके जी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन है उससे किसी डिस्टेंस आर पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इफेक्टिव लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक जो आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाह रहे हैं। तो ये तो हो गया, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। और अगर आप इसकी डिफरेंशियल फॉर्म देखना चाहते हैं, डिफरेंशियल, ठीक है, या इसकी फुल फॉर्म आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है जी, इसके इर्द गिर्द, इसमें से करंट पास करने की वजह से इसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो रहा है जी, मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, ठीक है। अब एक जो है वो लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें इतना, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है ना, फ़र्ज़ कर लें वो डी एस है, लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लिया। इस लेंथ एलिमेंट की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, कहाँ पे जी, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वो डी बी है, ठीक है, और इस पूरे लेंथ की वजह से जो पैदा हो रहा है वो ये पूरा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक हो गया। तो ये कोई ना कोई एंगल बन रहा है। तो ये जो डी बी है ये एक स्मॉल पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड है, किसका, लेंथ एलिमेंट डी एस की वजह से। तो ये जो आपके पास बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड इस स्मॉल पोर्शन के लिए, ये बराबर होगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर, जो इसकी डायरेक्शन बताएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखिए ना, आई करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं कि इस पूरे कंडक्टर की वजह से पैदा होने वाला ये जो पूरा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है ये मालूम करें, तो फिर इसका क्या करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इसी को इंटीग्रेट किया, आई डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। तो ये है आपका जी बायट सावर्ट्स लॉ, जिसमें वो बता रहे हैं कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और लेंथ एलिमेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक हो गया। तो ये आप देख लें। अब बायट सावर्ट्स लॉ की मदद से ही इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट पी पे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, ठीक है। बायट सावर्ट्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड, उसकी एप्लीकेशन ही कर रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight current carrying conductor। चलें देखते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमने, तो पहले डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। देखें ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका स्मॉल पोर्शन है ds, और इस ds की वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होगा वो dB होगा, और फिर हम उसका क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा
वो क्या होगा जी, ज़रा देख लें। B इज इक्वल टू, ये इसके लिए लिख रहा हूँ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। अब आपने ये तवज्जो करनी है कि ये जो R है ये वाला डिस्टेंस है, पॉइंट P से इस करंट कैरिंग कंडक्टर तक का डिस्टेंस। स्मॉल आर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्मॉल आर हम नहीं लिखेंगे। बेसिकली ये जो आर है ये रेडियस है उस मैग्नेटिक फील्ड का जो इसके इर्द गिर्द सर्कुलर शक्ल में पैदा हो रहा है। ठीक है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R उस सर्कुलर पाथ का ये रेडियस है। ठीक है, जो कि क्या है जी, आप इसको ये भी कह सकते हैं इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम कंडक्टर। ठीक है, रेडियस भी कह सकते हैं इसको, और यहाँ ये भी कह सकते हैं R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखें ना, P पॉइंट P जहाँ पे मालूम कर रहे हैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कंडक्टर। ठीक है जी, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R के थ्रू ये आप निकाल सकते हैं। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि एक कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, तो बायट-सैवर्ट्स लॉ को यूज़ करते हुए उस कंडक्टिंग लूप के सेंटर पे हमने क्या निकालना है जी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले मैं आपको इसकी ना डायग्राम समझा देता हूँ। तो ठीक है जी, क्या है जी, एक करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, पहले करंट कैरिंग कंडक्टर था, करंट कैरिंग लूप। अगर आप ये बीएससी अच्छे से कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो आपको एमएससी के जो ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो आपके लिए बड़ी इजी हो जाएगी। तो कंसीडर कर लेते हैं करंट कैरिंग लूप। फर्ज कर लें ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वो पॉइंट है, फर्ज कर लें जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर रहे हैं, इसको पॉइंट P का नाम दे दें। इस पॉइंट P का इस लूप के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो फर्ज कर लेते हैं कितना है जी, वो Z है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि इसके दो लेंथ एलिमेंट्स कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी, फर्ज कर लें एक ये लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया, एक ये लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया, दो स्मॉल पोर्शंस। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है जी, फर्ज कर लें इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है जी, R है, तो इसका भी R ही होगा क्योंकि इसके ऑपोजिट हमने कंसीडर किया। ठीक है, तो करंट जो है वो फर्ज कर लें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी से हमने क्या करना है जी, बायट-सैवर्ट्स लॉ को यूज़ करते हुए इसकी वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसकी वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होगा वो कितना होगा जी, वो देख लें, वो होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट I R स्क्वायर ओवर 2R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। अब ये जो कैपिटल R है ये क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप। ठीक है, ये क्या है जी, इस करंट कैरिंग लूप का रेडियस है। ठीक हो गया, तो B इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर 2R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर की पावर 3/2। ये है करंट कैरिंग लूप की वजह से पॉइंट P पे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, और R इसका क्या है जी, रेडियस है, और Z क्या है, इसके सेंटर से उस पॉइंट P का डिस्टेंस है। अगर आप इनसाइड द लूप सेंटर ऑफ द लूप पे मालूम करना चाह रहे हैं, एट सेंटर ऑफ द लूप, सेंटर ऑफ द लूप पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, एट सेंटर ऑफ लूप,
सेंटर ऑफ लूप का मतलब है कि आप ये जो z है इसको जीरो कर दें। जीरो का मतलब है कि अब z जीरो पुट हो गया, मतलब कि अब सेंटर की बात कर रहे हैं क्योंकि z जीरो हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, z इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जब z इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, देखें यहाँ पे आप z जीरो पुट कर दें तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, r की पावर 3, r क्यूब बन जाएगा ना। तो r क्यूब का क्या होगा, ऊपर r स्क्वायर है नीचे r क्यूब है, तो कैंसिल हो जाएगा और जवाब हमारे पास क्या आएगा जी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i ओवर 2r। ठीक है जी, तो ये आप z को जीरो पुट करके देख लेना इस इक्वेशन में, यही आ जाएगा म्यू नॉट i ओवर 2r। ये एट सेंटर ऑफ द लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो आप उसका जो है क्या रेडियस पुट करेंगे और ये चीज़ें पुट करेंगे, आपके पास सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले केस की। अगर ऐसा हो कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी दूर हो, जबकि ये जो सर्कुलर लूप है ये बहुत छोटा हो, इसका रेडियस बहुत कम हो। तो यानी अब अगली कंडीशन क्या है जी, अगर ऐसा हो कि z जो है वो क्या हो जी, बहुत ज़्यादा हो, किससे जी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप से। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट i r स्क्वायर ओवर 2z क्यूब। अब बात यह है कि ये चीज़ें इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इस तरह के एमसीक्यू आते हैं, वो सिंपल सवाल में वो एमसीक्यू ऐसे पूछ लेते हैं, तो आपको फार्मूला याद होगा तो आप सिंपली इसको कर पाएंगे। अगर n नंबर ऑफ लूप्स हों, फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, तो उस सूरत में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे आपने n लगा देना है, म्यू नॉट n i r स्क्वायर ओवर 2z का क्यूब। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रख लेनी है। अब जो है कुछ पुरानी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अगर दो वायर्स हों और उन दोनों वायर्स में जो है वो पैरेलल करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। यहाँ पे बस वो लाइन लिख देता हूँ, बाकी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको पुरानी बुक में, एफएससी में। पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर, यानी दो वायर है उनमें एंटी पैरेलल डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इन पे जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, एक जो है कंडक्टर है उसकी दूसरे कंडक्टर पे जो फोर्स एक्ट कर रही होती है उसका फार्मूला आपको बता देता हूँ, वो आपके लिए न्यू है। ठीक है, तो फर्ज कर लें ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है, तो एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पे जो फोर्स लगा रहा होता है वो बराबर होती है F इज इक्वल टू I1 I2, ठीक है, म्यू नॉट L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है, ओवर 2 पाई d। अब ये d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर है, L जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो इसके बराबर होती है। ठीक है, तो वही फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही होती है। अब बात कर लेते हैं जी एम्पेयर्स लॉ की। एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि अगर एक कंडक्टर है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से करंट फ्लो करने की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं पहले यह लिख देता हूँ, फॉर अ कंडक्टर
जिस पे से करंट फ्लो कर रहा है और उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा उसके इर्द गिर्द, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी किसके, ज़रा देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है वो एक कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और कंडक्टर के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैं आपके सामने बना देता हूँ डायग्राम ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फर्ज कर लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके गिर्द क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो अगर आपने निकालना हो, फर्ज कर लें ये पॉइंट P है, यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम द कंडक्टर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है ना, मैंने अभी आपको बताया था बॉयल-सावर्ट्स लॉ में भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी जी, ज़रा देख लें, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी और इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा P इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई। ये क्या कर दिया जी, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी इसमें हमने कांस्टेंट पुट कर दिया म्यू नॉट ओवर 2 पाई, और I ओवर R जो कि उसकी डेफिनेशन में हमें पता चला था, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया जी, क्या जी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R, ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो यहाँ पे क्या हो जी, L हो, ठीक है। यानी आप ये कह दें कि ये जो नीचे 2 पाई R लिखा हुआ है, ये जो 2 पाई R है ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है ना, यानी लेंथ ऑफ पाथ है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का है। तो इस 2 पाई R की जगह अगर आप पुट कर दें, 2 पाई R की जगह लेंथ पुट कर दें, तो होगा क्या, ज़रा देखें। तो होगा कुछ ऐसे कि B, ठीक है, और 2 पाई R की जगह लेंथ पुट किया और लेंथ इधर आ गई, तो किसके बराबर आ गया जी, म्यू नॉट I के, ठीक हो गया। तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B डॉट L इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं जी क्या जी, आपका एम्पेयर्स लॉ। अब बात करेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ की, ठीक है, एम्पेयर सर्किटल लॉ जो कि इसी से जो है डिराइव किया गया है, एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ जो है वो यहीं से जो है वो निकाला गया है, ठीक है, कि अगर ये जो आपने क्वांटिटी निकाली है BL, इसको तमाम लेंथ एलिमेंट के लिए प्लस कर दिया जाए, B1 डेल्टा L1, B2 डेल्टा L2, तो उसके लिए अगर प्लस कर दिया जाए तो वो आता है म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट I। तो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि इंटीग्रल लगा दिया सबको प्लस करने के लिए, किन क्वांटिटी को प्लस करने के लिए, B डॉट DR क्वांटिटी को प्लस करने के लिए, तो वो बराबर आएगा म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट I, ठीक हो गया। तो अगर इसकी इंटीग्रल फॉर्म देखें तो वो क्या बनेगी, ज़रा देखें। इंटीग्रल फॉर्म में दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन होना चाहिए। तो इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है, देखें, हमें पता है कि ये जो करंट है ये करंट डेंसिटी की टर्म में कैसे लिखा जाता है, I इज इक्वल टू जे डॉट डी ए, ठीक है, J इज इक्वल टू I ओवर ए होता है ना। तो इस इक्वेशन में ये पुट कर दें तो क्या आ जाएगा जी, B डॉट डी आर एज इट इज, ठीक है,
इज इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज, और आई की जगह क्या दी, जे डॉट डी ए। तो ये आपके पास आ गई इसकी इंटीग्रल फॉर्म। अगर बात करें इसकी डिफरेंशियल फॉर्म की, तो डिफरेंशियल फॉर्म हम निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म निकालने के लिए आपको देखें जो है ना, इंटीग्रल फॉर्म को ही आप क्या करें, आप कोई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम लगा दें तो वो बन जाती है। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर देखें बी डॉट डी आर यानी लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में ले जाएं, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में लेके जाएं तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, डेल क्रॉस बी डॉट डी ए। लाइन इंटीग्रल थी, सरफेस इंटीग्रल में आ गया, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो राइट हैंड साइड एज इट इज लिख दें, म्यू नॉट जे डॉट डी ए, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखें जो सरफेस इंटीग्रल है दोनों तरफ उसको कैंसिल करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को, यानी इंटीग्रल का साइन और डी ए दोनों तरफ से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो ये है आपके पास जी इसकी डिफरेंशियल फॉर्म, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो ये हो गया जी हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ। अब बात कर लेते हैं सोलेनाइड की। एम्पेयर सर्किटल लॉ को यूज़ करते हुए सोलेनाइड के इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सोलेनाइड आपको पता है कि जो है अगर वायर को बाउंड कर दिया जाए, ठीक है, किसी कोर के गिर्द, तो वो जो सर्कुलर लूप बन जाते हैं उनको हम कहते हैं सोलेनाइड, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसका जो एडवांस केस डिस्कस करना है। तो फॉर सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनाइड, ठीक है। वैसे इनसाइड सोलेनाइड वाला हम एफएससी में भी केस डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए आउटसाइड वाला कर रहे हैं तो उसके साथ इनसाइड वाला भी आपको मैं बता देता हूँ। इनसाइड सोलेनाइड, तो देखें जी आपके सामने जो है वो एक सोलेनाइड शो की गई है जिसके सर्कुलर लूप है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। कर्ल और फिंगर करंट की डायरेक्शन में करें तो आपका थंब जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इनसाइड अगर आप बात करें इनसाइड ऑफ द सोलेनाइड, तो इनसाइड द सोलेनाइड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट, ठीक है। तो ये होता है इनसाइड द सोलेनाइड। यहाँ पे एन जो है वो क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक हो गया। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप कर्ल और फिंगर करेंगे करंट की डायरेक्शन में तो थंब जो है वो नॉर्थ की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है, डायरेक्शन कर्ल और फिंगर, कर्ल ऑफ फिंगर्स करें आप किस तरफ जी, करंट की डायरेक्शन में, तो आपका जो थंब होगा, थंब ऑफ राइट हैंड, वो आपका इशारा करेगा किसकी तरफ जी, आपका नॉर्थ पोल की तरफ। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड की डायरेक्शन है, ठीक है। इनसाइड जो है वो साउथ से नॉर्थ होती है और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ में दाखिल होती हैं और फिर वो साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ जाती हैं, तो इनसाइड द सोलेनाइड कुछ और डायरेक्शन होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं आउटसाइड द सोलेनाइड। मैग्नेटिक फील्ड outside the solenoid, outside the solenoid। तो अगर आउटसाइड की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यहाँ पे बराबर होता है बी ऑफ टी आउटसाइड, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट ओवर 2 पाई आर, ठीक हो गया।
अब हमें पता है कि इनसाइड द सोलेनॉइड हमने क्या देखा था कि बी नॉट बराबर था म्यू नॉट एन आई नॉट। ठीक है, ये इनसाइड था। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें ताकि इन दोनों के दरमियान हमें रिलेशन पता चल जाए। तो बी टी ओवर बी नॉट बराबर है म्यू नॉट आई नॉट ओवर 2 पाई आर, और बी नॉट को उलट करके इस पर डिवाइड कर दें, यानी 1 ओवर म्यू नॉट एन आई नॉट। ठीक है, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल। तो यहाँ से बी टी किसके बराबर आ जाएगा जी, जो कि इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बी टी यानी आउटसाइड द सोलेनॉइड इज इक्वल टू बी यानी इनसाइड द सोलेनॉइड डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू एन। यानी कि बी टी जो है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, वो बहुत लेस देन है किससे जी, इनसाइड द सोलेनॉइड से। क्यों? क्योंकि एरिया से ये डिवाइड हो रहा है और एरिया जो है वो बहुत लार्ज होता है। तो बी जो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड था वो उसको एरिया से डिवाइड करने के बाद, नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करने के बाद जो है वो बी टी बनता है। तो इन जो आउटसाइड द सोलेनॉइड है वो बहुत कम होता है इनसाइड द सोलेनॉइड, और वो जो है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको कह देते हैं नेग्लिजिबल है ये। तो वैल्यू आपके सामने आ गई है, बाकी होता नेग्लिजिबल है, उसको तकरीबन हम 0 ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एम्पेयर लॉ को यूज़ करते हुए टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। तो अगर एक सोलेनॉइड है उसको बेंड करके सर्कुलर शेप दे दी जाए तो वो टोरॉइड बन जाता है। सोलेनॉइड बेंड इनटू सर्कुलर शेप, इसको कहते हैं जी, हम क्या कहते हैं, टोरॉइड। टोरॉइड की मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो चलें जी, देखें आपके सामने टोरॉइड की जो है वो डायग्राम शो की गई है। देखें ये एक सोलेनॉइड थी, इसको क्या किया गया, टोरॉइड की शक्ल दे दी गई सर्कुलर फॉर्म में, और टोरॉइड की जो इनर सरफेस है उसका रेडियस जो है वो ए है, आउटर सरफेस का रेडियस जो है वो बी है, और टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड है उसका जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखा दिया गया है कि जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे चंद एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके मैं आपके बता देता हूँ कि जो टोरॉइड के दरमियान जो हॉलर सरफेस है उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। टोरॉइड के दरमियान जो हॉलर सरफेस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। दूसरा, वाइंडिंग्स के अराउंड, ये जो वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स के अराउंड जो है वो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक वाइंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाइंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो वाइंडिंग के अराउंड भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। अराउंड द वाइंडिंग्स, अराउंड द वाइंडिंग्स, तो उसके लिए भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड इज 0। सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टोरॉइड वो क्या होता है जी, 0 होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, बाकी अगर आप जो है टोरॉइड की वजह से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बराबर होगा किसके जी, P इज इक्वल टू म्यू नॉट एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स आई नॉट ओवर 2 पाई आर। ये जो आर है क्या है, ये रेडियस है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड जो है वो ये होगा। ठीक है जी,
तो किसी भी पॉइंट पे आप क्या करेंगे जी, अगर आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो वो आप राइट हैंड रूल से ही निकाल सकते हैं। यानी आप क्या करेंगे, कर्ल ऑफ फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में करेंगे और आपका जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 और 9 है। इसको आप अच्छे से तैयार करें। कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।